इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो अपना काम करते हैं, कोई हम उसमें हाथ नहीं लगाते। Their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies. যদি কয়লা পাচারকাণ্ডে জড়িত থাকে পাঠাতেই পারে নোটিশ। আমরা দেখবো যেন নিরপেক্ষ তদন্ত হয়। जांच करने वाली एजेंसी जांच करेगी, जो दोषी होगा उनके खिलाफ आरोप पत्र अगर होगा तो दाखिल करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले सियासी आंच ममता बनर्जी के घर तक जांच की शक्ल में पहुंच चुकी है। ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी रुजिरा पर आरोप लगते चले गए और आज सीबीआई किसी भी वक्त सवालों की फाइल थामे उनके घर शांति निकेतन का दरवाजा खटखटा सकती है। रुजिरा से आज सवाल होंगे तो उनकी बहन से कल ही पूछताछ का दौर पूरा हो चुका है। रुजिरा आरोपों की 3 खेप में फंसी हैं। कोल घोटाले में भूमिका, नागरिकता विवाद और विदेशों में फंड। आरोप का खेल कोल घोटाले, कोयला घोटाले से शुरू हुआ, लेकिन चुनावी माहौल में सारे मुद्दे सवालों के हद में आ गए। ममता एंड फैमिली चुनावी मुद्दा इसे बता रही है तो बीजेपी पूछ रही है कि घोटाले में किस किस के हाथ काले हैं। सारे सियासी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनिए जो बवाले बंगाल में सियासी शोले भड़का रहा है। That is a baseless allegation. That is a baseless allegation. जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो अपना काम करते हैं। सरकार हर दिन, हर विषय, हर प्रांत का कोई हम उसमें हाथ नहीं लगाते। BJP is left with no allies. Akali Dal has left. Other people have left. So their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize the TMC, which is their main opponent. बंगाल में कई सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा था। अभी सीबीआई, ईडी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, लोगों ने इसको स्वागत किया है। जिन जिन को भी चिट्ठी किया है उन लोग खुद आकर के अपने विषय में सारा विषय साफ करना चाहिए और लोगों के मन में जो संशय वो भी दूर करना चाहिए। CBI during the course of their investigation has found out the relations between those criminals, those coal mafias, those cattle smugglers with the ruling party's political apathy. तो आपको सियासी बयानबाजी जबरदस्त तरीके से बंगाल में दिखाई दे रही है, लेकिन रुजिरा, अभिषेक बनर्जी की पत्नी, आज सीबीआई पहुंचेगी उनके घर सवाल जवाब के लिए। रुजिरा जिस तरह से सुर्खियों में आई हैं, आपको हम ये बताते हैं कि रुजिरा के ऊपर मुख्य 3 आरोप क्या हैं। इसके लिए हमारे पास खास ग्राफिक्स इस वक्त हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कोल घोटाले में भूमिका, लेकिन सवाल जवाब जिस तरह के लेन देन है उनको लेकर है। दूसरा बड़ा आरोप जो रुजिरा के ऊपर है वो फंड को लेकर है। ये 3 बड़े आरोप हम इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ पर, जो रुजिरा के ऊपर इस वक्त लग रहे हैं। ये 3 बड़े आरोप अगर आप देखें तो इसमें कोयला घोटाले को लेकर, क्योंकि सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंची है, तो कोयला घोटाले में लेन देन का जो ये आरोप है ये उन पर पहला आरोप। दूसरा, विदेशी खातों में कितने फंड्स हैं, इसका सोर्स क्या है, इसे लेकर सवाल जवाब होंगे। और तीसरा विवाद नागरिकता को लेकर भी है। उनका जन्म बैंकॉक में हुआ, हालांकि इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत भी दी थी, क्योंकि ओवरसीज पासपोर्ट जो है वो उनके नाम पर दर्ज है। लेकिन ये विवाद खत्म हो गया था, लेकिन अब सिरे से ऐसा लग रहा है कि विवादों की एक नई किश्त रुजिरा के साथ शुरू हो गई है। अभिषेक की फर्म पर लेन देन के आरोप है। अगर कोयला घोटाले को लेकर आप समझें कि कैसे ये आंच अभिषेक बनर्जी और उनके जरिए ममता बनर्जी तक पहुंच रही है। कुछ गवाहों ने दरअसल रुजिरा का नाम लिया, जिसके बाद सीबीआई उनसे भी सवाल जवाब करने के लिए पहुंची है। रुजिरा की फर्म भी संदेह के घेरे में है और इसीलिए आज की ये पूछताछ और अहम हो जाती है। तो आज जब सीबीआई पहुंचेगी 11 बजे से 3 बजे का ये समय रुजिरा की तरफ से सीबीआई को जवाब के तौर पर दिया गया कि टीम 11 बजे से 3 बजे के बीच उनके पास आ सकती है पूछताछ के लिए। इससे पहले रुजिरा की बहन से पूछताछ हो चुकी है और जांच के दायरे में रुजिरा की बहन भी आई है। अब नागरिकता पर जो विवाद है वो भी आपको बता दें। रुजिरा का जन्म बैंकॉक में हुआ। थाई नागरिकता, थाई पासपोर्ट उनके पास था कई दस्तावेज में, लेकिन भारतीय नागरिकता मेंशन है। तो ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है इसी को लेकर विवाद था। 2010 में भारतीय दूतावास से PIO कार्ड उन्हें मिला। कार्ड में
पिता का नाम निफोन नरूला। 2017 में कोलकाता के FRRO में आवेदन। PIO कार्ड को OCI में बदलने का भी जो है ये आवेदन, नए आवेदन में लगाया था। विवाह का प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र में पता लेकिन दिल्ली का है। और पिता का नाम देखिए यहाँ पर दूसरा दिखाई दे रहा है, गुरशरण सिंह आहूजा। और 2019 में गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस गया क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स में नाम को लेकर जो गड़बड़ी थी उस पर तथ्य छिपाने का आरोप लगा। तो ये मुख्य तौर पर मोटे मोटे आरोप जो हैं हमने आपको बताया कि जो अलग अलग परिस्थिति को लेकर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी से सुकांता मजूमदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सांसद भी हैं। इसके अलावा जितेंद्र तिवारी TMC से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शुरुआत में इस वक्त आपके साथ ही जितेंद्र तिवारी जी करना चाहूंगी। आज रुजिरा बनर्जी के घर पहुंच रही है CBI की टीम पूछताछ के लिए। कल ही समय दिया गया, लेकिन TMC क्यों बार बार ये सवाल उठा रही है कि ये बदले की कार्रवाई है? देखिए, जब भी कहीं चुनाव होता है उस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के रूप में जो भी पार्टियां होती हैं उनके नेताओं पर इसी तरह की कार्रवाई की जाती है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान रहता है हर जगह, आज बंगाल में भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वही बयान है। तो चुनाव की बेहतरनी पार करने का ये बड़ा सस्ता और क्या कहूँ अलोकतांत्रिक रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी के चरित्र हरण का प्रयास करो, जनता की नजरों में उसकी छवि को धूमिल करो और फिर चुनाव जीतने का प्रयास करो। ये पुराना हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन बंगाल की जनता इतनी प्रबुद्ध है, इतनी मैच्योर है कि वो इसका जवाब देना जानती है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ममता है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जितेंद्र जी, आपने भी अभी कुछ ग्राफिक्स हमने दिखाए और उसमें जिस तरह के विवाद रुजिरा के साथ जुड़े रहे हैं, नागरिकता को लेकर जो विवाद हो, जहां पर पिता का नाम डॉक्यूमेंट्स में अलग है। इसके अलावा एक बार वो कस्टम विभाग के निशाने पर भी आ चुकी हैं जब एयरपोर्ट में उनके पोजेशन में गोल्ड था, 2 किलो के करीब ये सोना था। और उससे बड़ी बात यह कि गवाहों ने कोयला घोटाले के के मामले में अगर रुजिरा का नाम लिया है तो पूछताछ अगर CBI करना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें परेशानी क्या है? मैं कहता हूं कि जो भी तथ्य सामने लाए जा रहे हैं इसका जवाब रुजिरा खुद देंगी, बिल्कुल देंगी, और वो इसका सामना भी कर रही है। लेकिन मैं पूछता हूं कि इन सारे सवाल से बंगाल का कैसे भला होने वाला है? बंगाल की जनता को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? चुनाव के समय बंगाल के सामने तो ऐसे मुद्दे लाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो हमसे बेहतर क्या कर सकते हैं। ममता बनर्जी दुआरे सरकार के माध्यम से गरीबों को सहायता कर रही है, 5 रुपए में बड़ा सवाल यहाँ पर जितेंद्र तिवारी उठा रहे हैं। मजूमदार जी देखिए, उनका सीधे सीधे कहना है मुद्दों की आपके पास कमी है, बंगाल के मुद्दों की आप बात नहीं करते और इसीलिए इस तरह की बदले की कार्रवाई, जबकि रुजिरा और उनकी बहन का नाम तो अभी तक CBI के FIR में है भी नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि एक आई नागरिक जो बाद में क्लेम करता है कि मैं भारत का भी नागरिक, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम कंप्लीटली डिफरेंट नाम आता है। गोल्ड 2 किलो गोल्ड के सहित कलकत्ता एयरपोर्ट में पकड़ा गया था, तो क्या CBI इसको छोड़ दे? ये पॉलिटिकल रॉयल फैमिलीज जो है हमारे देश में राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया, लेकिन इस लोकतंत्र के साइड इफेक्ट की वजह से हर स्टेट में कुछ ऐसे एज वेल एज सेंट्रल में कुछ रॉयल पॉलिटिकल फैमिलीज तैयार हो गए हैं। नहीं तो यही तो बीजेपी से सवाल पूछ रही है ना TMC, वो यही तो कह रहे हैं कि क्या ये उनका गुनाह है कि वो अभिषेक बैनर्जी की पत्नी है और ममता बनर्जी की बहू है? नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। नहीं, CBI की जो FIR है, मामले में जो FIR है उसमें तो उनका नाम नहीं है। और इस पूछताछ की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग। अरे उनके जो कोयला घोटाला, इसका जो इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ कुछ महीने पहले चालू हुआ, जो लाला है जो फरार था, तो उनका साथ उनके संबंध आ रहे हैं। लाला का पैसा अपना थाईलैंड के अकाउंट में गया है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के रिलेटिव्स के। तो CBI को क्या करना चाहिए? अच्छा, अभिषेक बनर्जी की बीबी है, नमो प्रणाम करके वहां से छोड़ देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ये करना चाहिए था क्या? या CBI को चाहिए कि जो न्याय संगत हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉ उस पर फॉलो करना चाहिए। अगर बीजेपी का कोई नेता कुछ खराब काम करते हुए पकड़ा जाए तो हम यहाँ पे जाके
ठोक के दावा करते हैं उनके अगेंस्ट भी इंक्वायरी कीजिए, अगर वो गिल्टी है उनको सजा दीजिए, हम किसी को बचाने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट इससे ही सामने आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो स्पेशल एक प्रोटेक्शन देना चाहिए रॉयल फैमिली को, पॉलिटिकल रॉयल फैमिली को, ये मोदी का भारत है, इसमें किसी की रॉयल्टी नहीं चलेगी, किसी को रॉयल फैमिली की वजह से। आपके आरोप एक जगह, उस पर जितेंद्र तिवारी जी जवाब देंगे, लेकिन जितेंद्र तिवारी जी मेरा सवाल इससे आगे का भी है आपसे। देखिए, पिछले साल नवंबर में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। तस्करी में कथित सरगना इनामुल हक की गिरफ्तारी हुई और इस तस्करी के तार यूथ तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नेता विनय मिश्रा तक पहुंचे। विनय मिश्रा कहां है किसी को पता नहीं। सीबीआई की विशेष अदालत ने भी विनय मिश्रा को फरार घोषित कर दिया है। करीबी हैं अभिषेक बैनर्जी के। देखिए, पहली बात तो सुकांतो जी के प्रत्युत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी के फैमिली को यदि कोई रॉयल फैमिली कहे, इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। वो गरीब घर की एक महिला, उनका अपराध ही यही है कि वो गरीब घर की महिला वो मुख्यमंत्री बन गई, यही तो इनके पेट में मूल दर्द है। और जहां तक बॉर्डर पर गो तस्करी का मामला है, तो आप जानते हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के हाथों में होती है, जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि विनय मिश्रा कहाँ है? विनय मिश्रा कहाँ है? नहीं, ये खोजने, यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का, उस व्यक्ति को खोजने का, उस व्यक्ति से प्रश्न पूछने का अधिकार तो एजेंसी को होता है। वो एजेंसी बता पाएंगे। वो तो भारत से लोगों को कैसे बाहर भेजना है, एक के बाद एक जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, जो हजारों हजार करोड़ रुपया भारत का गबन करते हैं, उनको भारत से कैसे बाहर भेजना है, इस पर उनका ध्यान ज्यादा रहता है। जितेंद्र तिवारी जी, ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे कि अभिषेक बैनर्जी जो पार्टी में नंबर 2 नेता हैं, ममता बनर्जी के बाद उनका नाम जिस प्रमुखता से लिया जाता है, सांसद हैं, उनकी अगर छवि को विनय मिश्रा की वजह से धक्का लगता है, तो ये धक्का न सिर्फ अभिषेक बैनर्जी के लिए खतरा है, बल्कि ममता बनर्जी के लिए भी है। देखिए, कमेटी में और ऐसे में जो उनके करीबी हैं, क्यों नहीं वो अदालत के सामने पेश होते, जबकि समन के बाद समन उनको दिए जा चुके हैं? नहीं, करीबी तो है नहीं, करीबी है नहीं। हाँ, ये बात है कि कमिटी में थे, कमिटी में ऐसे 50 लोग थे। यूथ तृणमूल के बड़े नेता थे वो। नहीं, ऐसे इस तरह के 50, कभी मैंने उन्हें बड़े नेता के रूप में हम लोग नहीं जानते। हाँ, कमेटी में थे। तो बंगारू लक्ष्मण भी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने गलती की, उसकी सजा उन्हें मिली। तो यदि कोई गलती करेगा, उसकी सजा उसे मिलेगी। लेकिन वो हमारे बड़े नेता थे या अभिषेक के घनिष्ठ थे, ये सारी बातें कहना ये ठीक नहीं। हम लोगों ने कभी अभिषेक जी के साथ उनकी घनिष्ठता नहीं देखी। हाँ, कमेटी में बहुत से लोग थे, उनके साथ वो भी थे। अब पहले से थे, किसी का ब्लड टेस्ट करके तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ब्लड टेस्ट करके पता चल जाए कि किसके मन में क्या है। कभी कभी होता है, और कितनी सच्चाई है एलिगेशन पर, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन बड़े नेता वो कभी भी नहीं थे। विनय मिश्रा हमारे पार्टी के कभी बड़े नेता नहीं थे। किसी आंदोलन में हमने उन्हें नहीं देखा है, किसी आंदोलन में हमने नहीं देखा, जमीन के आंदोलन में, सिंगूर के आंदोलन में नहीं देखा, नंदीग्राम के आंदोलन में नहीं देखा, तो हम कैसे उन्हें बड़ा नेता मान लें? चलिए, आपकी पार्टी के नेता ही बताते हैं कि वो कितने करीबी थे। तमाम तस्वीरें उपलब्ध हैं, ऐसी बात नहीं है। आज आप इस बात से इनकार कर रहे हैं आरोपों के बाद, जब उन्हें अदालत ने फरार घोषित कर दिया। ठीक है मजूमदार जी, सवाल लेकिन आपसे भी है। आप लोग तमाम आरोप टीएमसी के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन देखिए, इसी देश में देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को पिंजरे में तोता कहा था। और अगर आप आंकड़ों पर भी नजर डालें, तस्वीर पर नजर डालें, येदियुरप्पा पर तो सीबीआई ने बड़े आरोप लगाए, लेकिन क्या हुआ? रेड्डी ब्रदर्स को चुनाव से पहले क्लीन चिट मिल गई। हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, तब गुवाहाटी के वाटर सप्लाई स्कैम में बीजेपी ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आज उनकी क्या हैसियत है पार्टी में, ये सब जानते हैं। इसी वजह से सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। पहले मैं जितेंद्र जी का थोड़ा याददाश्त ताजा कर दूं कि विनय मिश्रा जी के फैमिली के साथ बर्थडे मनाते हुए अभिषेक बैनर्जी का वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। तो अभिषेक बैनर्जी इतना घमंडी आदमी, वो मेरा बर्थडे तो मनाने कभी नहीं आएंगे, ना किसी साधारण व्यक्ति का बर्थडे मनाने जाते हैं। ठीक है सर, वो सवाल मैं उनसे पूछ चुकी हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, सीबीआई और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनके दुरुपयोग का आरोप लग रहा है बार बार आपके ऊपर। देखिए, जब पैरट इन केज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तब कांग्रेस की सरकार के समय, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय ये आरोप लगते हुए, लेकिन हमारे समय में सीबीआई ने प्रामाणिकता से काम किया। अब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, मैंने उदाहरण आपको येदियुरप्पा जी का दिया, हेमंत बिस्व शर्मा जी का दिया, मुकुल रॉय जी का उदाहरण दिया मैंने आपको। मुकुल रॉय जी तो हमारे पार्टी के आने के बाद भी कुछ महीने पहले उनको बुलाया गया सीबीआई के। मेरा बात है, सीबीआई किसी को अगर बुलाता है, अगर मैं गिल्टी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे
डट से सामना करना चाहिए। हमारे एक नेता को पकड़ लिया किसी ने, पुलिस ने, तो हम क्या उसे बचाने जाएंगे? क्या नहीं बचाने जाएंगे। उसको खुद ही अपना जो वो अगर का गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, खुद को लॉ के सामने प्रमाण करना पड़ेगा। अगर मेरे सामने कुछ, मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगता है तो मैं कोर्ट के सामने जाऊंगा, पुलिस के सामने जाऊंगा। अगर मैं गिल्टी नहीं हूं तो मुझे डर काहे का है? तो ये जो विक्टिम कार्ड मुझे विक्टिम बना रहा है, मुझे विक्टिम बना रहे हैं। और जितेंद्र तिवारी जी से एक बार पूछ लीजिए कि रॉयल फैमिली, मैंने बोला अभिषेक बनर्जी जो क्या काम करते, कहाँ तक पढ़े लिखे, आप सब जानते हैं। इनका प्रॉपर्टी कितना है और गरीब घर के है, और गरीब घर से इतना प्रॉपर्टी इतने सालों में कैसे बढ़ते हैं? ठीक है, बंगाल में इलेक्शन, कोयला घोटाले का कनेक्शन और इसी मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से पूछताछ के लिए सीबीआई आज उनके घर पहुंचेगी। कल ही उन्होंने ये जवाब दिया था कि 11 बजे से 3 बजे के बीच ये पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उनके यहाँ पहुंच सकती है। और इसी को लेकर अब बंगाल में इस वक्त जबरदस्त सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र तिवारी और मजूमदार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा इस वक्त सीबीआई के सवालों का सामना करेंगी। आज उनके घर सीबीआई की टीम किसी भी वक्त पहुंच सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले रुजिरा की बहन से पूछताछ हो चुकी है। कोयला घोटाला जिस तरह से बंगाल चुनाव से पहले इसकी एंट्री हुई है, आपको हम ये भी बता दें कि रुजिरा पर दरअसल किस तरह के आरोप हैं, जिसके बाद सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच रही है। ये मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभिषेक बनर्जी की फर्म पर भी लेन देन के कुछ आरोप हैं और ममता बनर्जी के बाद अगर पार्टी में सबसे ज्यादा किसी की चलती है तो वो अभिषेक बनर्जी हैं। विरासत में उनको सियासत मिली और ऐसे में ये आरोप चुनाव से पहले अगर टीएमसी के सबसे बड़े चेहरों की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव तक ये क्या शक्ल लेंगे, इस पर सवाल है। और इसी वजह से सियासी बयानबाजियां भी लगातार जारी हैं। ईएसएल के इलाके में कोयला चोरी की शिकायत हुई। ये वही कंपनी जो इस वक्त सीबीआई के रडार पर है। ईएसएल, सीआईएसएफ, रेलवे और अधिकारियों पर भी केस हुए क्योंकि वहां पर किस तरह से अवैध खनन चल रहा था और ये घोटाला जो हुआ है उसको लेकर जो अधिकारी उस दौरान जिम्मेदारी पर थे उन पर गंभीर आरोप हैं। केस दर्ज हुआ 27 नवंबर 2020 को। उसके बाद से ये इन्वेस्टिगेशन जारी और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो टाइमिंग का सवाल टीएमसी उठा रही है, नवंबर 2020 से ही ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा विशेष अदालत सीबीआई की फरार घोषित कर चुकी है क्योंकि 4 समन के बावजूद भी विनय मिश्रा पेश नहीं हुए। और इन सब के बीच आपको हम ये भी सुनवा दें कि ममता बनर्जी जब सीबीआई की एंट्री हुई है इस पूरे केस में, उन्होंने क्या कहा। बांग्ला माने ओ बंगाल ओ तो सबसे खराब है। এই একটা অ্যাটিটিউড, দ্য পারসেপশন ইজ সো ব্যাড। বাঙ্গাল বলেছে, কাঙ্গাল বলেছে, কত কি বলে বেড়াচ্ছে। দিল্লির কোন কোন নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয়। तो ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना इतना आसान नहीं और ना ही हम डरेंगे और ना ही हम झुकेंगे। सीधे आपको हम ग्राउंड पर ले चलते हैं। कोलकाता में इस वक्त सूर्याग्नि हमारे साथ मौजूद है। अब सूर्याग्नि देखिए जिस तरह से भी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पार्टी के बड़े नेता बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन उन सबसे अलग रुजिरा को आज सीबीआई के सवालों का सामना करना होगा। किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, कब तक टीम वहां पहुंचेगी, कौन कौन अभी घर पर मौजूद है? देखिए कल रुजिरा नरूला बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखा था सीबीआई के लिए, जहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि उनको पता है नहीं कि उनकी पूछताछ क्यों होने वाली है, किस विषय पे होने वाली है, लेकिन वो कोऑपरेट करेंगी। और आज का समय दिया है उन्होंने 11 से लेकर 3, इसी घर पे जो घर हमारे पीछे है वहां पे सीबीआई को बुलाया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि वो बातचीत करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे। ऐसा ही चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। सीबीआई की टीम 11 से 3 के बीच में कभी भी आ सकती है। हमारे सूत्रों के अनुसार 11 के आसपास ही आएगी सीबीआई की टीम। मेनका गंभीर जो उनकी बहन है, कल भी 11:55 को मेनका गंभीर के घर गई थी सीबीआई की टीम। वहां पे 2 गाड़ियां गई थी सीबीआई की, जिसमें करीबन 8 लोग थे शामिल, जिसमें 2 फीमेल ऑफिसर्स भी सीबीआई के थे। आज देखना यह है कि क्या वो टीम एक्सटेंड होता है, क्या वही टीम आती है कि नहीं, वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल मेनका गंभीर के साथ करीबन 3
3 घंटे से थोड़ा ज़्यादा देर की बातचीत हुई थी सीबीआई के साथ। आज ये भी देखना होगा कि क्या सीबीआई कितना पूछताछ करती है रुजिरा नरूला बनर्जी के साथ। ये इसको छोड़कर जो आप बात कर रही हो कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो बीजेपी को कॉन्स्टेंटली वो लोग अटैक करते आ रहे हैं, कि उन्होंने बारंबार ये कहा है, दावा किया है कि जब भी इलेक्शन आता है ये देखा जाता है कि सेंट्रल यानी कि बीजेपी की सरकार सीबीआई, ईडी इन एजेंसीज को भेजती है और यहाँ की लीडरशिप को डराने धमकाने की कोशिश करती है। ये दावा तृणमूल के जो सबसे दो इम्पोर्टेंट चेहरे हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, ये लोग आज से नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत दिनों से ये दावा ये दोनों करते आ रहे हैं। खाली ये दोनों नहीं बल्कि बहुत सारे हेवीवेट नेता तृणमूल के ये दावा करते आ रहे हैं। आप आगे भी नजर बनाए रखें, आप अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर ही मौजूद हैं, आपके पास हम अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे। चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। जितेंद्र तिवारी जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक कोल पट्टी में कई ऐसी खदानें हैं जहां पर खनन का कार्य बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वहां माफिया अवैध खनन कार्य कर रहे थे और यही वजह है कि नवंबर 2020 में सीबीआई ने इसी सिलसिले में ईसीएल के कई अधिकारियों, कर्मचारियों समेत रेलवे और सीआईएसएफ के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जो हम इस वक्त अभी आंकड़े भी अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे थे। सरकार की भी तो ये विफलता है ना कि आपकी नाक के नीचे ये अवैध खनन चल रहा था और नहीं मालूम चला, एक्शन नहीं हुए। देखिए, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए, उस संपत्ति की देखभाल के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नाम की एक संस्था है, सीआईएसएफ है, और उनका काम ही है, उनका दूसरा और कोई काम नहीं, केवल यही काम है कि इंडस्ट्रियल इलाके में जो भी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना। और सीआईएसएफ किसके अंतर्गत है? केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है। वो क्या कर रहे थे? ये इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सारे लोगों की है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोगों को लेनी चाहिए। राज्य सरकार आंखें मूंदे रहेगी वहां पर अवैध खनन? नहीं, हम ये मैंने बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये सोचेगी कि ठीक है, अगर वहां अवैध खनन हो रहा है तो केंद्र देखेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके प्रति। देखिए, मैं आपको कहता हूं, आप यहाँ पता करेंगी तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों केस हुए, हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, हजारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो कोर्ट में लंबित है, जिनका निष्पादन होना है। पुलिस समय समय पर जब पुलिस के पास कोई एफआईआर आता है उस पर कार्रवाई करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक सीट का भी गठन किया गया, सीआईडी के नेतृत्व में एक और कुछ कोयला चोरी का मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ये तो ठीक है, राज्य सरकार की, राज्य की पुलिस तो ये काम कर रही है, लेकिन जो केंद्रीय संस्था है उसकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जो एजेंसी अलग से एक नियुक्त है, सीआईएसएफ, वो क्या कर रही है? देखिए जितेंद्र तिवारी जी, देखिए समझ में ये बात नहीं आती है कि अगर जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है तो उस हमले के 15 मिनट बाद ममता बनर्जी कह देती हैं कि ये अटैक तो खुद वहीं के उन्हीं के नेताओं ने अपने ऊपर खुद करवा लिए। ठीक है, आपके मंत्री के ऊपर अगर रेलवे स्टेशन पर बम से हमला होता है तो यह कह दिया जाता है कि रेलवे की जिम्मेदारी है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देना। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि कोयला अगर अवैध खनन वहां पर हो रहा था उस पट्टी पर, तो क्या राज्य सरकार इसके लिए किसी हद तक जिम्मेदार नहीं? आपने फिर केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। नहीं, राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। आप जानते हैं कि चोरी के मामले में जिसकी संपत्ति होती है उसी को एफआईआर करना पड़ता है। मेरी कलम यदि किसी ने चुरा ली तो मैं यदि मालिक हूं तो मुझे ही एफआईआर करना पड़ेगा कि ये मेरी कलम है। मजूमदार जी, जवाब दीजिए। संपत्ति वो तो केंद्र की जिम्मेदारी गिना रहे हैं कि केंद्र किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, आप क्यों अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस की यही आदत है। अब मैं क्लेम नहीं कर रहा, या बीजेपी सिर्फ नहीं बोल रही। अब देखिए लेफ्ट क्या बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जब एएसएल ने बहुत बार एफआईआर किया, लेकिन जब एएसएल के एरिया से कुछ निकल जाता है, कोल निकल के चला गया, सैकड़ों किलोमीटर जो नेशनल हाईवे है या रोड है, राज्य सरकार के रोड है, स्टेट हाईवे है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस के है। लेफ्ट बोल रहे हैं, हम सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, लेफ्ट बोल रहे हैं कि काले गाड़ियों में पैसा पहुंचाया जाता है, कलकत्ता तक, लंदन तक पैसा पहुंच गया। सीबीआई के इंक्वायरी में आ रहा है, सब मिले हुए हैं, टीएमसी के नेता सब मिले हुए हैं। और जितेंद्र जी ने खुद अभी बोला कि सीट कुछ दिन पहले उन्होंने गठन किया, क्यों इतना टाइम लगा? कल से हो रहा था क्या कोयले का तस्करी? सालों से होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के रहते हुए कोई ना इंडस्ट्री आया। ये जो तस्करी है, कोयला तस्करी, काऊ तस्करी, गो तस्करी, यही इंडस्ट्री है, बाकी कुछ नहीं है बंगाल में।
अगर बताऊं एज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इसी वक्त आपके प्रतिनिधि को मेरे संसदीय क्षेत्र में भेजेंगे, मेरे संसदीय क्षेत्र में हिली बोल के एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पे जाएंगे कि देखेंगे हिली बॉर्डर से 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर नहीं, लेकिन मजूमदार जी देखिए इन्वेस्टिगेशन तक तो बात ठीक है, लेकिन यही सवाल तो होता है ना कि जिन टाइमिंग पर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं चुनाव से पहले और उसके बाद ये केसेस कोर्ट में टिक क्यों नहीं पाते? कन्विक्शन रेट कितना है ऐसे मामलों का? इसी वजह से जो है यहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा का सवाल उठ रहा है आपके ऊपर। खैर एक बार हम ग्राउंड पर भी चल लेते हैं। पॉलमी हमारे साथ मौजूद है, वहां से जुड़ी हुई है पॉलमी हमारे साथ। पॉलमी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस वक्त बंगाल की सियासत में दिखाई दे रहे हैं, आप जमीन पर मौजूद हैं, क्या आप वहां पर महसूस कर रही हैं? और देखिए सवाल तो बड़े विनय मिश्रा को लेकर भी हैं। कहां है विनय मिश्रा जो कि अभिषेक बैनर्जी के करीबी हैं और जिसे सीबीआई की विशेष अदालत फरार घोषित कर चुकी है? कहाँ है विनय मिश्रा, ये तो अभी भी सवाल बना हुआ है मीनाक्षी, क्योंकि सीबीआई जैसे आपने कहा एफआईआर दर्ज हो चुका है काफ़ी लोगों के खिलाफ, जिनमें से विनय मिश्रा एक है। ईस्टर्न कोलफील्ड के काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। जो लाला कहलाए जाते हैं, जिनको किंग पिन मानते हैं, अनूप माझी, वो भी फरार है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे सीबीआई जिनको दोषी मानती है, पर वो अभी भी फरार है और उनके शिकंजे में नहीं आए हैं। पर कुछ ही देर में जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पहुँचेंगी, जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर, जहाँ पर वो आएंगे सवाल जवाब करने अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बैनर्जी से। रुजिरा नरूला बैनर्जी ने कल ही सीबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि आप मुझसे क्यों सवाल जवाब करना चाहते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, पर 11 से 3 के बीच आप आ सकते हैं मेरे घर। 23 फरवरी को मैं मौजूद रहूँगी, आप अपना शेड्यूल बता दीजिएगा। तो रुजिरा नरूला बैनर्जी अंदर है। कुछ ही वक्त पहले हमने एक लॉयर को भी अंदर जाते हुए देखा है। तो पूरी तरह से तैयारी के साथ रुजिरा अंदर मौजूद है, सीबीआई के आने का इंतजार है और इससे क्या सामने आता है ये देखना भी जरूरी है। अब सीबीआई का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस तो है जो ईडिया इन्वेस्टिगेट कर ही रही है इस कोल स्मगलिंग केस को लेकर, इस कोयला स्मगलिंग केस को लेकर। पर एक एंगल है जो सीबीआई का कहना है कि काफ़ी सारे लोगों ने जो अक्यूज्ड है, जिनसे क्वेश्चनिंग हुई है इस केस में, उनका कहना है कि वो प्रोटेक्शन मनी देते थे कुछ नेताओं को, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। शायद उसमें रुजिरा का नाम सामने आया है, ऐसा कुछ सीबीआई के सूत्रों का कहना है, पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सीबीआई अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है कि क्या है रुजिरा नरूला का इन्वॉल्वमेंट, अगर है तो सही तो क्या है। बस उनका ये कहना है कि अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी हमने उनको नोटिस दिया है। इसका मतलब है कि शी इज अ पर्सन फेमिलियर विद द सर्कमस्टांसेस एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो इस सवाल जवाब में क्या बाहर निकल कर आता है ये तो अब देखना बाकी है। पॉलमी, आप नजर बनाए रहे, आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। मजूमदार जी और जितेंद्र तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज सीबीआई की टीम पहुंच रही है रुजिरा नरूला। सीबीआई की जांच की आंच ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंची और यही वजह है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच इस वक्त जबरदस्त जुबानी जंग दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी कोई नहीं तोड़ सकता, तो प्रधानमंत्री कल जब हुगली की रैली में मौजूद थे वहां से उन्होंने ये कहा कि बंगाल में कट मनी कल्चर, भ्रष्टाचार जैसी चीजें हो रही हैं और जनता अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन जैसे ही रुजिरा के घर पहुंचेगी सीबीआई की टीम, उस पर भी आपको अपडेट्स देंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।